जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आज के समय की जो सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है वो उत्तर प्रदेश को माना जाता है, जहाँ पर योगी जी का बुलडोजर लगातार चलता रहता है और छाट-छाट करके जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर अलग-अलग कारणों से अलग-अलग आवरण में जो है तरह-तरह से वो चलता रहता है। आपको क्या लगता है कि जो न्यायालय है, जो कोई निर्देश देता है सुप्रीम कोर्ट, उसको कोई सरकारें कोई सीरियसली लेती हैं क्या? आपने ये तो एक अभी हम लोग नफ़रत को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन और भी तमाम सारे मामले हैं जिसके अंदर क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी सरकार जो खुद अपने आप में नफ़रत फैलाने का काम इंस्टीट्यूशनल तरीके से करती है, क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई इस तरीके के नोटिस देने से रोक लगेगी? जी नमस्कार। धन्यवाद सुगेनम जी। मैं बनारस से बोल रही हूँ और बनारस इसका और उत्तर प्रदेश इसका बहुत बढ़िया उदाहरण हो सकता है, बना दिया गया है गुजरात के बाद। और अब तो यूपी मॉडल की ही बात होती है गुजरात मॉडल से आगे। तो नफरत की जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पे मैं क्या ही टिप्पणी करूं। और उनके निर्देशों की अवहेलना और उन निर्देशों को अनदेखा करने की एक प्रवृत्ति सरकार की बन चुकी है, ये तमाम फैसलों से और तमाम उनकी टिप्पणियों के बाद की कार्यवाहियों से दिखाई देता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे ये कहना था कि ये नफरत की जो राजनीति है, इसका कोई अंत या कोई एक टारगेट इकलौता मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों के साथ निश्चित तौर पर, या मुसलमान ही नहीं, अल्पसंख्यकों के साथ, ईसाइयों के साथ भी हो रहा है। और ये एक मॉडल, मतलब एक उनके साथ तो स्थायी राजनीति है आरएसएस की और बीजेपी की और सत्ता में बैठे लोगों की, जो उनको फैलानी है। लेकिन उसके अलावा जो उनका विस्तार है, वो जगह-जगह पे बदलता रहता है। वो कहीं किसी खास जाति को टारगेट करके कास्ट वर्सेस कास्ट करा देते हैं, कहीं किसी जनजाति के खिलाफ जनजाति को, जो मणिपुर उदाहरण है, वो भिड़ा देते हैं, आदिवासी वर्सेस ईसाई, ईसाई वर्सेस मुस्लिम केरल में। और तमाम जगहों पर इनका अलग-अलग मॉडल आपको दिखाई देगा प्रदेशों में, जगहों पर जहाँ जो डोमिनेटिंग कास्ट है या जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, उसके साथ खड़े होकर दूसरी कम्युनिटी को दुश्मन करार देना और ये पॉलिटिक्स खड़ी करना कि सब कुछ तुम्हारा इसने ही छीन लिया है। नफरत की बुनियाद यहाँ से खड़ी होती है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि एक व्यक्ति है या एक विचारधारा है या एक कम्युनिटी है जो सारी आपकी बर्बादियों और आपकी कमियों, जिंदगी में जो कुछ असफलता है, सबका कारण सिर्फ वही है और देश के दुश्मन भी वही है। इस किस्म की जो नैरेटिव क्रिएट की जाती है, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक सीमित नहीं है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इन लोगों ने इतिहास को उल्टा करके, इतिहास के बड़े से बड़े आइकॉन जो हमारे हैं, देश को गढ़ने वाले, उनके खिलाफ भी इस तरह का नफरत का एक पूरा पूरा साम्राज्य बना रखा है। चाहे नेट गूगल पे देखिए, चाहे नेट पे देखिए, चाहे आप यूट्यूब पे देखिए, चाहे आप जमीन पे देखिए, लोगों के दिमागों में ये गांधी जैसे व्यक्ति के लिए भी नफरत पैदा कर दिए हैं इस कदर युवा पीढ़ी में और छोट तमाम कम्युनिटीज में। आश्चर्य लगता है देख करके, नेहरू के खिलाफ ये नफरत फैला करके वो नफरत एकदम भयानक तरीके से पैदा कर दी है। और झूठ के सहारे ये सारी नफरत, झूठ के सहारे, झूठे प्रचार के सहारे खड़ी की जाती है। तो इसका एक पूरा साइंस है जो ये लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का के पीछे काम करता है। और उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, ये बहुत गंभीर विषय है अपने आप में। केवल हेट स्पीच नहीं है कि कोई व्यक्ति स्टेज पे आया, या एक जमावड़ा साधुओं का होता है हरिद्वार में और वो खड़े होकर बोलते हैं कि इनको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा इन लोगों ने एक साइंस डेवलप किया है 100 सालों में, जिसका मूल स्रोत जो है हिटलर, मुसोलिनी और उनकी विचारधारा है। और यहाँ सावरकर और उनके जो और मुंजे और इस तरह के लोग रहे हैं, गोलवलकर, उनकी विचारधारा है, जहां वो सीधे से हिंसा को जायज ठहराते हैं और बोलते हैं कि जो आपका दुश्मन है उसको मार देने में कोई बुराई नहीं है, उसको वध बोलते हैं और धार्मिक आवरण देते हैं कि ये हत्या नहीं है, ये जायज है और इसको आज किया जाना चाहिए।
और उसके लिए वो धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं। तो ये एक पूरी साइकी और एक पूरा साइंस डेवलप किया है इन लोगों ने, जिस पर आप समझ सकते हैं कि वो एक फासीवादी जो सोच रही है, रक्त की पवित्रता भी कहीं ना कहीं उसके पीछे काम करती है। जियोनिज्म जिसको बोलते हैं, वहां यहूदियों के खिलाफ, और यहाँ हिंदुस्तान में अब यहूदी खुद मुस्लिमों के खिलाफ और ईसाई कर रहे हैं, ईसाइयों का मुसलमानों के खिलाफ, और वैसे ही हिंदुस्तान में जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ श्रीलंका में और आप म्यांमार में और तमाम देशों में देख रहे हैं इस तरह के प्रयोग हुए हैं। लेकिन भारत में जो हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक इसलिए हो रहा है कि यहाँ इतनी ज्यादा जातियां हैं, इतने कम्युनिटी है, इतनी भाषा है, इतनी बोलियां, इतनी विविधता है, तो हर जगह अलग अलग मॉडल खड़ा करने में इनको बड़ी सहूलियत हो जाती है और उस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद है कि हमारे देश के लोग जो है इसमें लगातार फंसते चले जाते हैं, और जो एकता की बात करने वाले लोग हैं, जो लिबरल जिनको गाली बना दिया गया है, या जो समानता की बात करने वाले समाजवादी हो, वामपंथी हो, या और विचारधाराओं के लोग हैं, वो धाराएं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई हैं। उनको भी इनको इनकी काट करने के लिए शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, और चुनाव की पॉलिटिक्स इसमें एक बहुत जी बड़ी जी भूमिका अदा करती है। आप हर चुनाव के जी दौरान, और अब तो इस देश में पूरे टाइम चुनाव चलते ही रहते हैं मोदी जी की सहूलियत के लिए, तो हर चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि इस तरह का हेट स्पीच का मामला बहुत बढ़ता है। हर चुनाव के मैदान में तो लगता है जैसे हेट स्पीच ही के प्रतिद्वंदिता होती है, और उस हेट स्पीच के बाद समाज टुकड़े टुकड़े में विभक्त होता है। हम लोग जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि गांव में बड़ी मुश्किल से किसी एक मुद्दे को लेकर एकता बनाई जाती है, और जैसे ही पंचायतों के चुनाव होते हैं, गांव 50 टुकड़ों में बढ़ जाता है, लोग एकदम बढ़ जाते हैं। तो जो एक कहा जाता था ना कि गांव ग्राम स्वराज की बात गांधी की और बुद्ध की भी बात थी कि जी बहस करो, विमर्श करो और एक सहमति पे पहुंचो। लोकतंत्र का मतलब ये है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का गला काटने के लिए किसी भी तरह का कुतर्क इस्तेमाल करो, किसी भी घटिया भाषा का इस्तेमाल करो, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करो, और कोई मर्यादा मत रखो। आज आप ध्यान जी जी दिलाना चाहूंगी कि अभी वेंकट जी हेट हम स्पीच की बात आगे कर बढ़ते रहे हैं हम हैं। लोग, बस मैं अंत जी कर आपके रही हूँ। पास तो जी एक अंतिम बात कह के कि आप सोचिए कि जिन संस्थाओं के ऊपर इस देश की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, इस सारे मामले में उनकी भूमिका नगण्य करा दी गई है, उनको एकदम डिफंक कर दिया गया है एक तरह से। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण अभी चुनाव आयोग है, जो केवल एक पक्ष को ही नोटिस भेजता रहता है, उसको बाकी दूसरे पक्ष जो सबसे ज्यादा नफरत की राजनीति के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनकी किसी भाषा पे कोई आपत्ति होती ही नहीं है। तो इतना एक तरफा जब चीजें खड़ी की जाएगी तो लोग भी जानते हैं, लोगों में एक बड़ा मैसेज जाता है कि भाई इधर खड़े होकर आप किसी को भी कितना भी मार दो, पीट दो, उसका घर बुलडोज कर दो, कुछ भी ठोक दो, कुछ भी करो, हमको कोई सजा नहीं होने वाली, कोई रोकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो एकदम वनरेबल कंडीशन में है, जी लोग जगत जो जी बोलते हैं उनको जेल दी जा सकती है। ये बहुत खतरनाक है देश के लिए।